तो शुरू करते हैं। और हिस्ट्री रिवीजन भी हम करेंगे, लेकिन साथ के साथ में ना जो हमारी पोस्ट जो इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है ना, जो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है उसको किस तरह से पढ़ा जा सकता है, क्या अप्रोच जो रह सकती है उसको भी जो है अब हम साथ के साथ में डिस्कस करेंगे। मतलब एक बेस रहता है ना, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में हम क्या बात करते हैं कि हमारा संविधान जो है वो किस तरीके से बना, हमारा संविधान किस तरह से बना। अब संविधान किस तरह से बना, तो उसकी शुरुआत 1773 से हो गई थी, जब पहली बार कोई कानून बाहर से बन के भारत में आया। और उसके बाद अगर हम बात करें 1853, जब पहली बार पार्लियामेंट का कंसेप्ट आया था, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बात कर दी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, फिर उसका सेल्फ गवर्नमेंट की, फिर डोमिनियन स्टेटस आया। फिर भारतीयों ने कहा कि नहीं, डोमिनियन नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसमें ये बात करी कि रिस्पॉन्सिबल और एक जो है वो फेडरेशन बनाएंगे। फिर लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था। फाइनली हमने क्या बोला कि हमें कंप्लीट जो है वो फ्रीडम चाहिए, हमें अपना संविधान चाहिए, हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। और प्रॉपर इसी तरीके से चलकर जो है वो 1947 में जब हम आज़ाद हुए, तो फिर हमारा संविधान हमने खुद बनाया, और फिर हमने अपने संविधान को इम्प्लीमेंट किया, और फिर हम रिपब्लिकन बने, रिपब्लिकन जो है वो एक नेशन बने। तो ये पूरी फेज रहती है कि संविधान से लिंक करती है। तो एक तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे। सेकंड, उसके बाद देखो, अगर हम बात करें प्री जो हमारी हिस्ट्री रहती है, या सबसे पहले हम हिस्ट्री की ही बात करते हैं। तो हिस्ट्री की जो है वो तीन ब्रांचेस होती है, एक होती है एंशियंट हिस्ट्री, एक होती है मेडिवल हिस्ट्री, और एक होती है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारी है, इसको हम दो फेज में पढ़ते हैं, जनरली दो फेज में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं कंपनी रूल, और दूसरा होगा क्राउन रूल। कंपनी और क्राउन रूल। क्राउन रूल या फिर कंपनी की बात करें तो कंपनी रूल में हम देखते हैं एक तो लेटर मुगल्स, और दूसरा रीजनल स्टेट्स। ठीक है, लेटर मुगल्स, रीजनल स्टेट्स, और साथ में वॉर्स और ट्रीटीज। जो भी कंपनी की इन सभी के बीच में जो लड़ाइयां हुई, वॉर्स और साथ में हो गए ट्रीटीज। ठीक है। क्राउन क्राउन रूल में अगर हम बात करें, तो यहां पर हम एक तो देखते हैं नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है। यहां पर हम देखते हैं सेल्फ अवेकनिंग, यानी कि रिफॉर्म्स। पहले रिफॉर्म्स, फिर उसके बाद नेशनलिज्म। यहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी, रीजनल्स। यहां पर हमने मासेस की बात करी है कि कॉमन पीपल ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, किस तरह से उनका रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल में। और फाइनली ये जो फिर फेज है, ये 1947 में जाकर एंड होती है, जब माउंट बेटन प्लान आता है। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन जो है एक माउंट बेटन प्लान लेकर भारत में आते हैं, और वो कहते हैं कि भारत आज़ाद होगा, लेकिन दो डोमिनियन बनेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के अंडर पाकिस्तान और इंडिया दो डोमिनियन बन गए। तो ये फेज पूरी की पूरी जो है वो आपके लिंक करती है फिर आगे चलकर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के साथ। अब अगर हम बात करें कि हमने कहा कि हमने रिपब्लिकन सिस्टम को फॉलो किया, हमने कहा कि हम रिपब्लिकन सिस्टम को फॉलो करेंगे। ठीक है, भारत आज़ाद होगा, भारत रिपब्लिकन कंट्री बनेगा, जिसमें जो हमारा हेड होगा स्टेट का, वो हेरिडेटरी नहीं होगा, वो इलेक्टेड होगा, लेकिन इनडायरेक्टली। अब इसके रेफरेंसेस हमें सबसे पहले कहाँ पर मिले, एंशियंट हिस्ट्री में। एंशियंट हिस्ट्री में हम सबसे पहले बात करते हैं वेद सॉरी आपका सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं। और फर्स्ट अर्बनाइजेशन के साथ साथ यहाँ पर जो है वो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक तरह से जो है वो सिस्टम जो था वो प्रॉपर पूरा अर्बनाइज्ड था। पॉसिबिलिटी ये रहती है कि यहाँ पर इलाइट सेक्शन, यानी कि जो रिच लोग थे वो रूल करते थे, लेकिन उसमें भी इलेक्टेड सिस्टम होता था। देन उसके बाद हम बात करते हैं अर्ली वेद यानी कि वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में हम बात करते हैं जनपद की, सॉरी जन की। ठीक है, यानी कि एक रिपब्लिकन क्लैन, छोटी छोटी रिपब्लिक ट्राइब्स। अर्ली वैदिक एज जब हम बात करते हैं जन की। और लेटर वैदिक एज में हम बात करते हैं जनपद की। छोटे छोटे जन से जनपद बनने शुरू हो गए थे। तो जो लेटर वैदिक एज है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है वो मोनार्क सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है। मतलब हेड जो है वो हेरिडेटरी होगा, शुरू हो जाता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर महाजनपद की। महाजनपद फेज जो कि 6th सेंचुरी BCE में आता है, और इसको सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है।
इसको कहा गया महाजनपद को सेकंड अर्बनाइजेशन। और ये जो सेकंड अर्बनाइजेशन है, यहां पर देखो पहली अर्बनाइजेशन जो थी वो इंडस रिवर के राउंड थी। सेकंड जो अर्बनाइजेशन थी वो गंगा नदी के किनारे पे थी। सेकंड अर्बनाइजेशन थी, और यहां पर जो पोस्ट होगी वो हेरिडेटरी होगी, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। फिर यहां पर हम देखते हैं इसके बाद, जब हमने कंसेप्ट समझा था कि जब जब जो दिल्ली है, ठीक है, अगर हम बात करें कि जब जब जो हमारा जो सेंट्रल रीजन है, अगर हम बात करें दिल्ली वाला, तो जब जब दिल्ली में एक कमजोर रूलर रहेगा तो बाहर से अटैक होंगे। यानी कि जब जब पॉलिटिकल वैक्यूम होगा तो बाहर से अटैक होंगे। तो अलेक्जेंडर आया, अलेक्जेंडर ने ब्यास रिवर, अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उन्होंने ब्यास रिवर को क्रॉस करने से मना कर दिया, मतलब मगध पर अटैक नहीं कर पाए। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अलेक्जेंडर वापस चला जाता है। देन उसके बाद यहां पर पॉलिटिकल वैक्यूम था। तो जब भी पॉलिटिकल वैक्यूम होता है, पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर कोई स्ट्रांग रूलर राइज करना चाहता है तो वो इजिली राइज कर सकता है। तो हम यहां पर देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य वो राइज करता है, और मगध में जो नंद डायनेस्टी थी उसको रिप्लेस करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। फिर उसके बाद मौर्याज और पोस्ट मौर्याज आते हैं। पोस्ट मौर्याज के बाद अगर हम बात करें तो इंडो ग्रीक। अब देखो इंडो ग्रीक दोबारा से क्यों आ गए, क्योंकि पोस्ट जो मौर्यास थे, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो लास्ट लास्ट के उतने ताकतवर नहीं थे। जब उतने ताकतवर नहीं थे तो अगेन जो है वो फॉरनर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जब फॉरनर्स का अटैक कम हो गया और यहाँ पे रूलर्स राइज करने शुरू कर दिए, तो यहाँ पर आते गुप्ता डायनेस्टी। अब जो ये गुप्ताज है, ठीक है, अगर हम इस तरह से बात करें कि ये हो गया हमारा पूरा भारत, ठीक है, अभी हम इस तरह से ही इसको बना रहे हैं, ठीक है, एक समझने के लिए जस्ट रफ सा। ये विंध्याचल वाली रेंज हो गई, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान के चल लो। तो ये वाला जो रीजन था, इस रीजन पे सारे पे गुप्ताज ने कंट्रोल कर दिया। और अब यहाँ के जो लीडर्स थे दैट इज आपके समुद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, और इन्होंने क्या किया, एक्सपेंशन किया है। इवन जो साउथ इंडियन जो स्टेट्स थे उनको भी इन्होंने फोर्स किया कि आप ट्रिब्यूट पे करो हमें। एनेक्स नहीं किया। यहां पर अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें तो यहां पर जो टेरिटरीज थी, छोटे छोटे जो यहाँ पर जो है वो स्टेट्स थी, उन सभी को फोर्स किया कि आप ट्रिब्यूट पे करो हमें, गुप्ताज। फिर उसके बाद देखो गुप्ताज के बाद पोस्ट गुप्ताज आए। फिर पोस्ट गुप्ताज में यहां पर क्या हुआ, फ्यूडलिज्म पीक पर आ गया। मतलब गुप्ताज टूट के और छोटे छोटे फ्यूडल, मतलब और छोटे छोटे जो है वो सामंत बनने शुरू हो गए, छोटे छोटे जमींदार बनने शुरू हो गए, छोटे छोटे राजा। यहां पर हम फिर इस रीजन में देखो, अब हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं। जो ये वाला रीजन हो गया ना, यहां पर ये हो गया राजस्थान, ये वाला रीजन, ठीक है, मध्य प्रदेश वाला रीजन। इस रीजन में राजपूत राइज करना शुरू करते, तो इसको कहते हैं राजपूत। लेकिन ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, ये सारा का सारा सिस्टम हेरिडेटरी है। तो मतलब हमारी शुरुआत कहां से हुई थी, रिपब्लिकन सिस्टम से, लेकिन हम पहुंच गए हेरिडेटरी में। फिर उसके बाद आगे सेम यहां पर आपको चोला चेरा पांड्यास देखने को मिलेंगे, राष्ट्रकूट देखने को मिलेंगे, ठीक है, चालुक्यंस होंगे, ठीक है, प्रतिहाराज होंगे। ये सभी जो है वो यहाँ पर जो है वो रूल करते रहते हैं, एक दूसरे को डिफीट करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन सारा सिस्टम दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एक फ्यूडलिज्म और दूसरा हेरिडेटरी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उसके बाद क्या हुआ कि, सॉरी ब्रिटिश से पहले भी चलते हैं, हम बात करते हैं डायरेक्ट 1526 में बाबर ने इन्वेड किया और मुगल वंश की जो है वो स्थापना कर दी। त्रिमूर डायनेस्टी जो है वो मुगल रूल भारत में शुरू कर दिया। एक कंसेप्ट से लिंक करवा रहा हूं मैं, इसको तो ध्यान से समझना। मुगल रूल शुरू, मतलब अगेन एक और हेरिडेटरी। लेकिन जितने भी ये सेंट्रल एशिया से यहां से लोग आए थे ना, इन्होंने ये माना कि जो भारत है, ठीक है, जो इंडिया का जो कल्चर है वो सुपीरियर है। लेकिन यहां पर सी रूट से जो लोग पहुंचे ना इस रीजन में, सी रूट से जो लोग पहुंचे, इन्होंने कहा कि वी आर मोर सुपीरियर देन इंडियंस। तो ब्रिटिशर्स की, या ब्रिटिशर से पहले जितने भी इन्वेडर्स हुए ना, इन्वेजन्स हुए जितने भी, ठीक है, लाइक अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत हो गया, या फिर हम बात करें बाबर के बारे में, तो इन्होंने भारत के कल्चर को एक्सेप्ट किया और इन्होंने कहा कि भारत हमारी धरती है।
ये रीजन जो है वो हमारी धरती है, इन्होंने एक्सेप्ट किया और रहना शुरू किया, और जो यहाँ का कल्चर था उसको एक्सेप्ट किया और कल्चर में मॉडिफिकेशन के साथ अडॉप्ट कर लिया। मतलब जो हमारा कल्चर था, भारतीयों का कल्चर था, उसको अडॉप्ट कर लिया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि वी आर सुपीरियर, और उन्होंने हमें एक कॉमन एग्जाम्पल दिया हमारी 18th सेंचुरी का। उन्होंने कहा कि इंडिया में तो 18th सेंचुरी डार्क एज है। अब अगर वो डार्क एज कह रहे हैं तो मतलब कि वो ज्यादा सुपीरियर है। फिर वो यहाँ पर रिफॉर्म्स वगैरह शुरू करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज क्यों भारत में आई, भाई डार्क एज है, यहाँ पर रिचुअल्स ऐसे फॉल्टी हैं, तो है उनको एनलाइटमेंट चाहिए, तो क्रिश्चियनिटी अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आए। तो इसके रिगार्डिंग फिर एक कंसेप्ट आता है, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा है कि इंडिया में जो कॉलोनियल रूल रहा है ना, ठीक है, जो ब्रिटिश ने जो ये ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 1765 से लेकर 1947 तक जो ये रूल किया है पूरा का पूरा, ठीक है, करीब करीब 200 साल, इसमें इन्होंने कहा है कि हमने डेवलपमेंट करी है अंडर डेवलपमेंट की। अंडर डेवलपमेंट रीजन, अंडर डेवलपिंग रीजन, या फिर हमने उसकी डेवलपमेंट करी है। और डेवलपमेंट कैसे करी है, हमने मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस दिए, ठीक है। इन्होंने कहा हमने मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, हमने रूल ऑफ लॉ लेकर आए, हमने मॉडर्न एजुकेशन भारत में दी, हमने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो शुरू करी। तो ये सभी कंसेप्ट जो है वो लिंक करता है। इसको कहा, इसलिए ब्रिटिशर्स ने 18th सेंचुरी को डार्क एज कहा। इन्होंने कहा कि जो क्रूल प्रैक्टिसेस थी सती, हमने सती को अबॉलिश किया। हालांकि विच हंटिंग जो है वो यूरोप में बहुत ज्यादा होती थी। अभी भी वो क्लियर एविडेंसेस नहीं मिलते हैं कि ब्लैक होल मूवमेंट हुई होगी। ब्रिटिशर्स ने जिस तरह से जो है वो रिसोर्सिस को एक्सप्लॉइट किया, वो कोई मतलब वो इन्होंने इग्नोर किया। वो उन्होंने कहा कि इट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि अगर डेवलपमेंट हो रही है तो डेफिनेटली बात है रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होंगे। बट लेकिन उन्होंने हमारी जो एज थी, जो 18th सेंचुरी है, इसको पूरा डार्क एज बोल दिया। फिर भारतीयों ने क्या किया, ठीक है, ये समझना यहाँ पर। अब जो इंडियंस, जो एजुकेटेड इंडियंस जो पढ़ रहे थे, वेस्टर्न कल्चर को समझ रहे थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो गुप्ता रूल था ना, वो गोल्डन एज थी भारत में। मतलब हमारा पास्ट इतना बुरा नहीं था, गोल्डन एज में थे हम, सेकुलर सिस्टम था सारा का सारा। वो गुप्तास थे, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी प्रमोट कर रहे थे हिंदुज्म के साथ साथ। दैट मीन सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भारतीयों ने कंसेप्ट समझाया, क्यों, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। ब्रिटिशर्स ने तो सीधा कह दिया कि 18th सेंचुरी डार्क एज, लेकिन हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कहा कि नहीं भाई, हमारे पास गोल्डन एज भी थी एक। मान लिया कि अभी सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर है, रीजनल स्टेट्स बन रही है, लेकिन हमारे पास एक गोल्डन एज रही है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, देखो 1947 में जब हम आजाद हुए, 1947 में, तो यहां पे हम क्या है, सिर्फ इंडिपेंडेंट कंट्री थे एक। लेकिन जब हमने 1950 में अपना संविधान लागू कर दिया तो वी बिकम रिपब्लिक। अब ये रिपब्लिक जो कंसेप्ट है सबसे पहले कहां पर आया, अर्ली वैदिक एज। तो जब भी आपको कोई टॉपिक, कोई ऐसे लिखने के लिए आता है रिगार्डिंग द रिपब्लिक, तो आप उसको अर्ली वैदिक एज के साथ लिंक करो। तो जो चीज हमें 1950 में ब्रिटिशर ने कहा कि वी ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नमेंट इनटू द रिस्पॉन्सिबल हैंड, वो चीज हमारे पास ऑलरेडी अर्ली वैदिक एज में थी। तो ये बिल्कुल बेसिक जो आपको रिपब्लिक के साथ लिंक करते हैं। तो आपको एक काम है कल के लिए, आपको ना रिपब्लिकन जो सिस्टम है इसके ऊपर नोट लिखना है, और इंडियन पर्सपेक्टिव पे लिखना है। और जो नोट लिखना है ना, वो आपको वो लिखना है आपको 225 वर्ड्स में।
अब उसके बाद आप एक अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या अप्रोच जो है वो फॉलो करेंगे रिगार्डिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो देखो, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एक बैकग्राउंड, हम किस तरह से 1947 तक पहुंचे। ठीक है। उसके बाद दूसरा, जब हम पहुंचे तो यहां पर एक 1947 का एक्ट आता है, हम उसको कवर करेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स की लेगेसी, ब्रिटिश क्या जो है वो भारत में छोड़ कर गए। इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में पढ़ेंगे। मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि लाइक उन्होंने जो है वो सिविल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सभी छोड़ कर गए। नेगेटिव, हमारे रिसोर्सेज को ड्रेन किया, हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम था उसको इफेक्ट किया। देन उसके बाद, क्योंकि देखो 1947 तक की जो हमारी फेज है वो नेशनलिज्म की फेज भी है। 1947 तक की जो हमारी फेज है वो नेशनलिज्म की फेज है। तो नेशनलिज्म की जो लीगेसी रहती है हम उसको भी कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो डीपीएसपी में जितने भी प्रोविजंस मेंशन्ड है वो कहीं ना कहीं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके जो एस्पिरेशंस थे वो सभी है। देन उसके बाद हम आज़ाद हुए 1947 में, हमने लीगेसी पढ़ी, हमने नेशनलिज्म के बारे में, नेशनलिज्म की लीगेसी पढ़ी। देन वी हैव चैलेंजेस कि हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आए आज़ाद होने के तुरंत बाद। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टीशन, कॉमनल राइट्स, ठीक है, मास किलिंग हो रही थी, 5 लाख लोग मारे गए हैं 2 महीने में, 5 लाख लोग। ठीक है, हमारे पास फूड शॉर्टेज थी, हमारे पास प्रॉपर खाना नहीं था, फेमाइन लाइक कंडीशंस बन गई थी। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है, जो हमारे इंस्टीट्यूशन जो ब्रिटिश छोड़ कर गए थे वो उनमें रिफॉर्म्स नहीं हो रखे थे। हमारे पास सिविल सर्विसेज तो थी लेकिन हमारे पास प्रॉपर जो है वो अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। फिर उसके बाद जब चैलेंजेस की हमने बात करी तो इसमें फिर गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव रहते हैं। ब्रिटिश सरकार के बाद भारत सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, तो वो इनिशिएटिव्स हम 3 विंग पे पढ़ेंगे। एक लेवल पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल 5 ईयर प्लान्स। फिर हम उसके बाद बात करेंगे पॉलिटिकल लेवल पर, जैसे फॉर एग्जांपल जमींदारी सिस्टम की अबॉलिशमेंट कर दी, या फिर हम बात करें स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया। या फिर अगर हम बात करें इंटीग्रेशन, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंटीग्रेट इंटीग्रेट भी तो करना था, तो किस तरह से इंटीग्रेशन हुई वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर अगर हम बात करें तो हमने कहा एजुकेशन, हमने कहा पॉवर्टी, हमने कहा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है, ठीक है, हमने कहा इक्वालिटी, ये सभी इक्वालिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी को रिड्यूस करना, रिप्रेजेंटेशन देना, ये सभी हमने जो है वो टारगेट किया पूरा का पूरा सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 3 जो है वो विंग रहते हैं, इन 3 विंग्स के अंडर जो हम पूरा कंप्लीट करेंगे जो भी हमारा जो है वो रिसेंट जो आफ्टर द लाइक अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस, हमने उस टाइम पे जो है वो एकदम से जो भारतीय सरकार थी उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव लिए। जैसे पॉलिटिकल में आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाया। संविधान बनाया तभी तो चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते थे। तो ये कॉमन इनिशिएटिव रहते हैं। फिर उसके बाद एक पॉइंट और आता है, ठीक है, जो हमें अलग से भी पढ़ना है, दैट इज इकोनॉमिक नेशनलिज्म। जब हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करते हैं ना तो हम इसको फिर कॉलोनियल टाइम से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो कॉलोनियल टाइम से इसको लिंक करेंगे और क्या जो है वो यहाँ पर सिस्टम रहेगा पूरा का पूरा, और इसको लिंक करेंगे बाद में फिर जितने भी जो है वो इकोनॉमी के रिगार्डिंग जितने भी जो है वो इनिशिएटिव रहते हैं गवर्नमेंट के, सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए, लाइक बॉम्बे प्लान हो गया इंडस्ट्रीज का, उन्होंने कहा था कि आजाद होना है और जो वेलफेयर है वो एक आजाद गवर्नमेंट ही सोच सकती है इंडस्ट्रीज के बारे में, ब्रिटिश सरकार नहीं, ब्रिटिश सरकार अपना ही फेवर देख रही है। तो ये सभी हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, प्रॉपर एनालाइज करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा 5 ईयर जो प्लान्स है, ठीक है, हर प्लान को पूरा कवर करेंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल 1951 से लेकर 56 तक फर्स्ट आता है, ठीक है, इस तरह से पूरा चलेंगे। तो उसमें मेजर थीम क्या थी और रिजल्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल 1971 के टाइम पे अगर हम बात करें तो गरीबी हटाओ वाला काम चला था कि गरीबी हटाओ, नेशनलाइजेशन की तरफ चले थे, बैंक्स नेशनलाइजेशन हुई। तो ये सभी कंसेप्ट पूरा लिंक करेंगे। फिर उसके बाद देखो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आपका 11th 5 ईयर जो प्लान है उसमें हमने सोशल इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की है। तो उसी तरह से हम इसको पूरा जो है वो लिंक करके जो है वो कवर करेंगे। एक तो ये अप्रोच होगी। सेकंड, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1951 से लेकर 1991 तक एक क्रोनोलॉजी देखेंगे। ये जो क्रोनोलॉजी रहेगी ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स की क्रोनोलॉजी नहीं रहेगी कि कौन सा इवेंट कब हुआ। ये क्रोनोलॉजी में लीडर्स भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाए कि 1971 में, ठीक है, या फिर 1975 में जब इमरजेंसी लगी उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, कॉमन सा पूछा जा सकता है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पे कौन थे। कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ये काम करेंगे, प्लस उसके बाद इसी फेज में जितनी भी हमारी अमेंडमेंट रहती है, जैसे मान लीजिए 47, 42nd, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 61st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 73rd, 74th, ये सभी जो है वो प्रॉपर पूरी कवर की जाएगी। इससे क्या होगा कि जो पॉलिटी है वो भी हमारी साथ के साथ रिवाइज हो जाएगी और क्लियरली हमें पता चलेगा कि हमें कितना जो है वो पॉलिटी से भी याद है। देन उसके बाद जो सेकंड फेज रहती है, 1991 से लेकर 2020 तक, 2020 तक। अब देखो यहां पर हमने क्या किया था, एलपीजी, हमने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया था। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ना उसको भी कवर कर देंगे, लाइक WTO, यूनाइटेड नेशंस, सभी को। तो ये आपको साथ के साथ में लर्न करके चलना है। पहला काम तो ये हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, IMF, इन सभी को कवर करेंगे। उसके बाद 1991 से लेकर 2020 तक हमारे जो मॉडर्न लाइंस पर जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हम उसको कवर करेंगे। फिर हम जब 1999 पे पहुंचेंगे ना तो हम यहाँ पे G20 को भी साथ में ही कवर करेंगे कि G20 बना है भाई इस साल। एक तो ये टारगेट होगा। प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ये फेज लेकर चलेंगे, एक फेज लेकर चलेंगे 1971 से लेकर 2025 तक। लेकिन जो ये फेज रहेगी ये रहेगी एनवायरमेंट लॉस के रिगार्डिंग। मतलब जैसे रामसर कन्वेंशन, ठीक है, या फिर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, 1972 का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इस तरह से पूरा इसको लिंक करेंगे। 1985 वेनिया कन्वेंशन, 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद COP15 पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, 2015 में। इसको भी ऐसे पूरा मतलब COP21, सॉरी, इसको इस तरह से कवर करके चलेंगे ताकि पूरा क्रोनोलॉजी में हमें ईयर याद रहे, क्योंकि एनवायरमेंट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्या होगा, वैसे तो देखो ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन एनवायरमेंटल हिस्ट्री और इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम इसको लिंक करेंगे। इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, जो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री है ना उसको हम करंट बेस्ड अप्रोच के साथ स्टैटिक जीके में लिंक करके कवर कर देंगे। तो हमारी स्टैटिक जीके करंट दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे पूरे प्रॉपर। क्लियर, समझ आ गया पूरा।